इधर उधर ना जाते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। ये एक ऐसी चीज है, चाहे आप कितने ही पढ़ने वाले बच्चे हों, आप इससे नहीं बचोगे। इसका प्रकोप ऐसा होता है क्योंकि जब आप नए नए कॉलेज में आते हो ना, लहर ऐसी चलती है उस टाइम पे, राइट, कि आप नहीं बच सकते। आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एन आंटी ओवर हियर, राइट, बट या दिस इज ट्रू। भाई आप इंसान हो, आपको अटैचमेंट होगी उस वाले इंसान से, अगर नहीं हो रही है देन इट इज अ क्वेश्चन मार्क। टीचर आता है बोल के चला जाता है, हमें सीखने को तो मिल ही नहीं रहा कुछ भी, राइट। बच्चा आपको नहीं सुनना चाहता भाई। तो एक चीज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी लैक कर रहा है, आज जो इंसान आपको पसंद है, आने वाले 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद आपको वो नहीं पसंद होगा, आपको उससे बेटर कुछ दिख रहा है। क्या लिव इन रिलेशनशिप ठीक रहेगा अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं? ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आती कि तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर माइन। सुनने में बहुत रोमांटिक लगता है। साइड हग इज ओके मे बी, राइट, बट सीधा ही लिपट जा रहे हो किसी और लड़के से, वो दैट इज नॉनसेंस। भाई सीधी सी बात है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, योर मैन, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस लड़की के साथ रहना चाहिए आपको, सीधी सी बात, राइट। गर्ल्स स्पेशली बी वेयर व्हेन समबडी ट्राइज टू से दैट यू आर ओनली माइन। तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में ना मेरी एक अलग एनर्जी है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पेसिफिक एकेटिव कॉलेज का जाना माना चेहरा जिज्ञासा चौधरी मैम है हमारे साथ। और मैं ऑल द वे मेरठ से आया हूँ स्पेशली इनके पॉडकास्ट के लिए, राइट। और मतलब मैं बता दूं कि मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। और आई एम श्योर जिज्ञासा मैम का भी पहला पॉडकास्ट होगा और पॉडकास्ट डेब्यू बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। क्योंकि अब ना मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि जिज्ञासा मैम को मैं क्यों लाया पॉडकास्ट पे। काफ़ी सारे रीज़न है, लेकिन मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि जिज्ञासा मैम मैंने मतलब ये नोटिस करा, जैसे कि मेरे कॉलेज से ही थी, तो मैंने ये नोटिस करा कि जिज्ञासा मैम बहुत ज़्यादा वोकल हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंट है। मतलब हमने काफ़ी जगह देखा भी होगा कि हम ना बातें शुगर कोट करके रखते हैं, राइट। मैम बिल्कुल जैसी हैं, जैसे रियल लाइफ में वैसी ही बातें रखती हैं। और मैं ना आपको इतना बता दूं कि स्टार्टिंग में जब लाइक कोई भी पॉडकास्ट होता है ना, मतलब मैंने खुद स्पेसिफिकली नोटिस करा है कि लोग ना थोड़ा शुगर कोट कर देते हैं कि मतलब कैमरे के सामने थोड़ी सी अलग एक वो हो जाएगा और रियल में कुछ और होगा। लेकिन जिज्ञासा मैम के बारे में मैं बता दूं कि ये जैसे रियल लाइफ में वैसे ही अब हैं। और आज के इस वीडियो में, आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करने वाले हैं उनकी जर्नी से रिलेटेड। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि सोसाइटल इश्यूज़, एजुकेशन सिस्टम, स्टूडेंट के इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं जो हम एक हेजिटेशन होती है बात करने में, राइट। और मैं जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते भी होंगे और जो मैम को फॉलो भी करते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा वोकल हैं और मैम ना आपकी बातें सुनती है, राइट। तो आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हैं, पूरा बंडल यार क्वेश्चनों का। मैंने मतलब स्टार्टिंग में मैं बता दूं कि आपने भी देखा होगा कि पॉडकास्ट में मैं कोई भी ऐसे क्वेश्चंस वगैरह लेके नहीं बैठता, राइट। लेकिन मैम के लिए मैं ये बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, मैम को पता भी नहीं है। आई गेस आपको भी नहीं पता होगा, राइट। नहीं, exactly. तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे मैम से। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जिज्ञासा चौधरी मैम। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, Yash, for considering me. इट्स ऑल माई प्लेजर मैम। और आई एम श्योर ये वीडियो जो भी स्टूडेंट देख रहा होगा बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि एंड तक देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो का फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। तो बिना देरी के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। मैम मैं अगर आपकी जर्नी देखता हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं आपकी जर्नी को जानते हैं, लेकिन मैं खुद मेंशन नहीं करूँगा आज के पॉडकास्ट में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, बेसिकली आप कहाँ से हो? Right. So I come from this city of Faridabad. Okay. Right. I have completed my education from Delhi, Faridabad only. Okay. Yeah, I have been a 2 times gold medalist that everyone knows. Now it has become a cliche. Right. Then I began my career as an assistant professor in IMS Engineering College, Ghaziabad. Okay. वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई है। फिर उधर 11 महीने काम करने के बाद I shifted to KIT group of institutions again in the capacity of assistant professor of English. Then now I have shifted to Galgotias University. ये मेरा तीसरा जंप है। तो अभी currently I'm working there. I'm in Galgotias University. Yeah, and I'm taking English only. Okay. तो मैम आपकी लाइफ कैसी चल रही है?
नाउ मच बेटर। स्टार्टिंग का जब भी हम लोग करियर शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल ही रहता है। ऑब्वियसली आई हैड माइग्रेटेड टू सम अदर सिटी, घर से दूर गाजियाबाद में थी मैं। ऑल्दो बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे गाजियाबाद में इमेंसली, जिसके लिए मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी। जितना प्यार मुझे बच्चों से मिला है, जितना सीखने के लिए मुझे मिला है, वहाँ का नेबर से भी मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला है सब लोगों से। 2 साल बहुत खूबसूरत थे। बट येस ऑब्वियसली अकेले रहना, बिकॉज आई हैव अ पीपल बाउंडेड नेचर, मैं बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हूँ, तो मुझे घर में ही रहना था। देन थैंकफुली नाउ सिंस आई एम इन गलगोटिया, तो अभी घर से आना जाना हो रहा है, तो आई एम विद माय फैमिली, तो अभी बहुत रिलैक्स्ड है। आई एम वेरी हैप्पी। ये क्वेश्चन आईएमएस के बच्चों के लिए कि आईएमएस के बच्चों को अभी भी मिस करते हो? बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली मेरा करियर उन लोगों के साथ शुरू हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो हैं वो आईएमएस में थे। ठीक है, जितना प्यार जो मिला है मुझे आईएमएस में, मुझे नहीं लगता कि अब आगे जाके कभी भी मिलेगा, ऑल्दो आई एम वर्किंग फॉर इट अगेन, राइट। बट आईएमएस के स्टूडेंट्स का ऑनेस्टली बहुत खुल के इस प्लेटफॉर्म पे मैं कह रही हूँ कि नहीं है कंपैरिजन, राइट। आज भी मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बच्चे, मेरे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। आईएमएस का एक खुद स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है मेरे घर पे, राइट। या तो ऑब्वियसली आई मिस देम अ लॉट। ओके मैम, इधर उधर ना जाते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं कि आपका एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आप प्रोफेसर के नज़रिए से बताओ कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ठीक है, आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा भी, अलग अलग कॉलेजेस में भी गए आप, तो मतलब आपका अभी करंट एजुकेशन सिस्टम पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि क्या चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए या क्या चीज़ें ठीक नहीं है जो इम्प्रूवमेंट की नीड है उन एरियाज में? Education system in India, I would say, it is transforming, but the pace of transformation is very slow, right? Especially when it comes to, since I am closely dealing with Gen Zs, तो जो Gen Zs की requirement है उसके हिसाब से अभी बहुत changes होने की जरूरत है। मैं जैसे क्लास में भी बच्चों के साथ GDs वगैरह डिस्कस करते थे, तो ये टॉपिक देती थी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो हर बच्चे का एक पॉइंट होता था, टीचर आता है बोल के चला जाता है, हमें सीखने को तो मिल ही नहीं रहा कुछ भी, राइट। सो अभी रिसेंटली भी मैंने ना एक FDP करी है माइक्रो टीचिंग के ऊपर, एंड इट वाज इन कोलैबोरेशन विद नागिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। बहुत सीखने को मिला, ऑल्दो मेरा बहुत अच्छा कमांड है जेनजीस को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें, बट टेक्निकलिटी जो है इस चीज की मैंने उस FDP में सीखी। अच्छा, जो एक चीज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी लैक कर रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू, अगेन अगर मैं ब्लंटली बोलूं तो, राइट, दैट इज AKTU, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है। ये वाली चीज जो है बच्चों के साथ कि भाई टीचर आ रहा है और सिर्फ बोल के चला जा रहा है और आप 50 मिनट बैठ के किसी को सुन रहे हो, वो बच्चों के लिए बहुत हेवी चीज है, राइट। सो इस चीज के ऊपर हमें काम करने की बहुत सख्त जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। कोई ऐसी चीज जो मतलब कॉलेज हमें नहीं सिखाता, आपके अकॉर्डिंग, मतलब हम जो चीज़ें कॉलेज में नहीं सीखते, मैं उन सब चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि क्या हम कॉलेज में नहीं सीखते आपके अकॉर्डिंग? जो मुझे ऐसी चीज़ लगती है जो कॉलेज में हम लोग नहीं सीख पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। ये एज अ सब्जेक्ट मे बी मुझे नहीं लगता कि खाली एक आध घंटे की, महीने की 1-2 घंटे की वर्कशॉप कोई करा दी गई या किसी क्लब के थ्रू, वो भी बच्चे मुझसे कोई इनिशिएटिव लेके इस चीज़ के ऊपर बात करने लग जाए तो उससे नहीं होगा। मुझे लगता है रेगुलर बेसिस पे इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है, राइट, इसको अगर हम लोग डीपली डिस्कस करने लग जाए, राइट, एंड हाउ टू प्रैक्टिस इट, तो जो स्टूडेंट लाइफ में जो 60% इश्यूज जितने भी अभी चल रहे हैं ना वो कवर हो जाएंगे, बच्चे उसको हैंडल करना सीख जाएंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हार्ड स्किल्स तो हम लोग सीख ही रहे हैं सारे, सॉफ्ट स्किल्स की भी क्लासेस होती है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसके ऊपर एक्सटेंसिवली बात होना बहुत जरूरी है और ये बच्चों को सिखाना, प्रैक्टिस कराना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके। आपने लाइक डेली बेसिस पे आप इतने स्टूडेंट्स के साथ डील भी कर दो, राइट, कि आपने लाइक पहले IMS में काम किया, फिर काइट में KIT और फिर अभी गलगोटिया में हो, तो आई एम श्योर कि आपसे स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। और मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर कोई आपकी लाइक पेज, इंस्टा पेज भी खोल के देखे, और तो मतलब मैंने काफ़ी सारी पर्सनली स्टोरीज काफ़ी सारी देखी हैं जो आप लाइक
आपको पर्टिकुलरली मेंशन करके डालते हैं बच्चे की मैम ने ये हमारी बात सुनी, या मैम मतलब वो ऐसा भी होता है कि अप्रिशिएशन मैसेज भी है, राइट? तो आपसे स्टूडेंट इतना ज़्यादा कनेक्ट क्यों कर पाता है और बाकी टीचरों से? क्योंकि एक हमारे बैक ऑफ द माइंड एक इमेज बन जाती है टीचर्स की, कि प्रोफेसर की स्पेसिफिकली, कि यार हम कुछ चीज़ शेयर करेंगे, पहली बात तो हम कर ही नहीं पाते क्योंकि हेजिटेशन होती है। तो वो लाइक आप इतने डिफरेंस कैसे क्रिएट कर पा रहे हो? राइट, आई गेस द रीजन इज दैट बच्चे मुझसे इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं बिकॉज इवन बीइंग अ प्रोफेसर, ऑल्दो आई हैव मेनी एकेडमिक अकम्प्लिशमेंट्स अंडर माय नेम, स्टिल आई नेवर ट्राई टू बी परफेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम, राइट? क्योंकि अगर मैं भी परफेक्ट, अगर लर्निंग का ऐसा एनवायरनमेंड रहता है मेरी क्लास में, मेरा एजेंडा रहता है कि काम वो सीखे, लेकिन एटमॉस्फेयर में ऐसा क्रिएट करके रखती हूँ कि उनको भी लगे कि हाँ मैम हमसे भी सीख रही है। एंड यस, लर्निंग इज अ टू वे प्रोसेस, राइट? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मैं अगर किसी को सिखा रही हूँ तो कुछ ना कुछ 0.5% ही सही, लेकिन मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब वो कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच में, तो वो खुल के अपनी बातों को रखता है फिर सामने, राइट? एंड दिस इज अ वेरी सैड रियलिटी, जो अभी पॉइंट तुमने बोला ये वाली चीज की, एक ही इमेज रहती है कि भाई प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। आप जो भी रिस्पेक्ट का जो एक जो एक डायमेंशन है, दैट इज वेरी डिफरेंट। रिस्पेक्ट क्रिएशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड फियर क्रिएशन इज अ डिफरेंट थिंग। फियर अगर रहेगा तो रिस्पेक्ट तो हो ही नहीं सकती कभी भी, ओके, राइट? तो या आपने कुछ ऐसे स्ट्रगल्स नोटिस करें स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स में, जो मतलब स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स रहते हैं, राइट? एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि हमारे बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं जो हम डेली बेसिस पे डील कर रहे होते हैं, ठीक है? कुछ भी हो सकते हैं, लाइक किसी को मार्क्स का प्रेशर है, किसी को अटेंडेंस कंप्लीट करने का प्रेशर है, 75% अटेंडेंस, ऑल्दो हम आगे आने वाले ड्यूरेशन बात करने वाले हैं अटेंडेंस के ऊपर भी। तो कुछ ऐसे स्ट्रगल हैं जो आपने नोटिस करें, ऑब्जर्व करें? बहुत सारे हैं, जैसे कि यस, एकेडमिक प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा, अटेंडेंस मेंटेन करना, मार्क्स रखना, बच्चा अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म में भी डाल देता है इस वजह से कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। देन बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, जैसे पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं बच्चों के, राइट? अगेन वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाली बात मैं कह रही थी कि वो होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, सेल्फ डाउट में रहता है। देन देयर आर रिलेशनशिप इश्यूज स्टूडेंट्स के साथ, राइट? वही उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते हैं वो लोग, ठीक है? देन बहुत मतलब एक्सटेंसिवली है, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज रहते हैं बच्चों के, स्ट्रेस में, मतलब बहुत अलग अलग तरीके की चीजें डिस्कस करने आते हैं। किसी के साथ झगड़ा हो गया है, झगड़ा इतना एक्सट्रीम पे हो जाता है कि भाई, मतलब प्रॉब्लम ये है कि बच्चा ना एक्सट्रीमिज्म में जा रहा है, झगड़ा हो रहा है तो इतना होगा कि आज मैं इसको मार ही डालूंगा। सेल्फ डाउट में जाने तो इतना सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो ये जो एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम है एक स्टूडेंट्स के साथ, ये एक बहुत बड़ा इशू है मुझे ऐसा लगता है। और इस पे बच्चे ऐसा नहीं है, उनको रियलाइजेशन है भी और वो आके बात भी करते हैं मुझसे इस टॉपिक पे। आपने काफ़ी सारे इश्यूज को मेंशन करा और काफ़ी सारे वर्ड्स भी मेंशन करे, रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ, और लाइक काफ़ी सारी चीज़ें आपने मेंशन करी, और मैं स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों में इन डेप्थ जाने वाला हूँ। तो लाइक आपने अटेंडेंस में मेंशन किया था कि 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया भी मेंटेन करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। और स्पेसिफिकली अगर मैं AKTU स्टूडेंट्स की बात करूँ तो लाइक हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि यार अटेंडेंस कंप्लीट करनी है यार, वरना इस UT में नहीं बैठने देने के, PUT में नहीं बैठने देने के, कॉलेज। तो आपके अकॉर्डिंग एज अ प्रोफेसर कि ये जो 75% अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है ये होना चाहिए, लाइक मतलब एज ए स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट इस चीज़ को बर्डन समझता है कि यार 75% अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, लाइक होना भी चाहिए या ये ठीक है या ये गलत है? मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर लाइक थोड़ा लाइट डालो। With this statement, I am going to disappoint a lot of students here, right? I will not say the exact digit of 75%, but yes, some bar should be there, right? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप मतलब ना फ्री छोड़ रखा है आपने, तो वो तो फिर ओपन स्कूल ही हो गया ना एक तरीके से, बच्चा कॉलेज ही नहीं आ रहा। हाँ, बच्चा कॉलेज ही नहीं आ रहा फिर तो, राइट? बट या देन अगेन 75% अटेंडेंस का मैंडेट is a different thing and 75% attendance का pressure is a different thing,
वो कितना भी बार हो, वो बच्चे के लिए प्रेशर नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे नहीं होना चाहिए, या तो अगर कोई बच्चा एक्चुअली किसी इंटर्नशिप में इन्वॉल्व है, मतलब एग्जामिशंस उन लोगों के लिए होने चाहिए। अब इसमें दो चीज रहेगी, बच्चे को आप बोलो कि हम लोग जो है भाई जेन्युइनली आपको भाई 50% पे भी या 45% पे भी हम आपको अलाउ कर देंगे, अगर आप किसी बहुत ही इफेक्टिव प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हो, राइट। अगर आप बहुत ज्यादा इंटर्नशिप में, किसी इंटर्नशिप में इन्वॉल्व हो, राइट, या आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हो, आप उस चीज में लगे हुए हो, या आप मतलब कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व हो अगर, तो उसका लेवरेज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा देना चाहिए स्टूडेंट्स को। इससे ये वाली चीज होगी कि बच्चा भी ना दोनों साइड पे, चाहे वो क्लास में है चाहे वो क्लास के बाहर है, उसके एजुकेशन वाले फेज में, लर्निंग वाले फेज में वो प्रोडक्टिव है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है कहाँ पे कहीं पे, राइट। और दूसरा एक वो प्रेशर क्रिएशन वाली चीज जो होती है ना, वो नहीं रहेगी, और बच्चे के मन में ना वो एक लालच भी रहेगा कि अच्छा ठीक है, मुझे अटेंडेंस नहीं है, नहीं मैं मतलब थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी अगर मैं किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ तो इस तरीके से हम लोग हेल्प कर सकते हैं। ओके, लाइक जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी थी स्पेसिफिकली, तो 4 इयर्स का प्रोग्राम रहता है ग्रेजुएशन का, तो मैंने ये चीज़ें नोटिस करी कि जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, ठीक है। अब मतलब बहुत पुरानी चीज़ें, अब टेक्नोलॉजी जैसे डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है, जेन AI भी आ गया है, तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और लेवल अप हो रही हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी कॉलेजेस में आउटडेटेड सब्जेक्ट्स, आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो ऐसा क्यों है? अब ना दो चीज़ें हैं इसमें। अब कई बार ऐसा होता है कि ये वाली चीज को ना ऐसे हम लोग कवर कर सकते हैं कि क्या चीज रियलिटी में कोई आउटडेटेड है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट का कोई लॉ है, वो तो कभी आउटडेटेड हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप बेसिक्स नहीं पढ़ोगे तो। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है, बच्चे बोल रहे हैं हमें थ्योरी समझने की क्या जरूरत है, राइट। ठीक है, थ्योरी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन थ्योरी को भी आप इस तरीके से समझाएं कि उनको वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही लग रहा है। थ्रू वीडियोस में भी, यूट्यूब वीडियो क्लास में चला दो ना, क्या प्रॉब्लम है, राइट। बच्चा आपको नहीं सुनना चाहता भाई, राइट, वो नहीं पढ़ना चाहता किताब से, राइट। तो आप ग्राफिक्स यूज कर सकते हो, डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हो। क्लास में बच्चों को बस ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कुछ नया हो रहा है। आप बेशक जो आपको पता है वो प्रोफेसर को पता है कि भाई क्या चीज आउटडेटेड है, क्या चीज आउटडेटेड नहीं है, राइट। जो थ्योरीज हो गए, लॉज हो गए, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो पढ़ानी ही पड़ेंगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो जरूरी है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उस वाली चीज में सिलेबस में एडिशन नहीं कर रहे हो कि हाँ ये भी पढ़ाना जरूरी है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। कि आपने सिर्फ कम पढ़ाया और उसकी रेलेवेंस कम है, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन जो बेसिक है उसको नहीं हटा सकते। यस, जो नीडेड है इंडस्ट्री अकेडमिया का गैप फिल करना, उसके अकॉर्डिंग एडिशन करना सिलेबस के अंदर, वो बहुत जरूरी है। हाँ, तो मतलब आउटडेटेड तो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यस, एडिशन इन द सिलेबस एंड फिर उसके हिसाब से फिल्ट्रेशन करना वो बहुत जरूरी है इस टाइम पे। आपने बिगिनिंग में मेंशन किया था जेन ज़ी, राइट। तो आपके अकॉर्डिंग एक प्रोफेसर का पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा कि जो जेन ज़ी है और अभी की जो जनरेशन है वो मतलब ज़्यादा स्ट्रेस में अगर कंपेयर करा जाए प्रीवियस जनरेशन से, मुझे ऐसा लगता है यस, जो जेन ज़ीज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। द रीज़न बीइंग, एक तो कंपटीशन, दूसरा सोशल मीडिया पे एक ये भी बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है, अभी उसको मैं एक सेकंड बाद एड्रेस करूंगी, राइट। दूसरा, सोशल वैलिडेशन पहले भी होता था, लेकिन अभी जो सोशल वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट है कि भाई दूसरे लोग मुझे कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहले के बच्चे, मतलब हमारे टाइम के जो बच्चे जो है, मतलब आई एम ऑन द वर्ज, मैं ना तो प्रॉपर वाला मिलीनियल हूँ ना मैं प्रॉपर वाली जेन ज़ी हूँ, बीच में लटके हुए हैं हम लोग, राइट। तो आई कैन कनेक्ट बोथ द वेज, सिंस हम लोग वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज में, तो आई फील दैट आई हैव द ऑडेसिटी टू कमेंट ऑन दैट। ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा है इस टाइम पे, राइट। कंपटीशन बहुत ज्यादा है बच्चों के लिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंपटीशन बढ़ेगा, सीट कम हो रही है, एंट्रेंस के लिए ज्यादा बैठ रहे हैं बच्चे, राइट। फिर दूसरा, फिर ये वाली चीज भी हो जाती है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली जो चीज है कि भाई मुझे ये वाली चीज चाहिए तो चाहिए। एक ये जो इमोशनल हैवॉक जो स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएट हो रखा है, वो हमारे वाले टाइम से बहुत ज्यादा है। दूसरा, जब से एक ये वाली चीज जो कॉन्सेप्ट आया है ना, इंडिविजुअलिज्म, दैट आई एम हु आई एम वाली चीज जो है, वो वाली चीज ना प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। आप कर तो लेते हो, आप बात तो कर लेते हो उस चीज के ऊपर, लेकिन अगर आप 100% उसको प्रोफेस कर सकते हो ना, आप तभी उस चीज के ऊपर बात करो। तो बच्चे ना बीच में अटके हुए हैं अभी, स्पेशली एट दिस एज, जो कॉलेज वाला एज का जो टाइम होता है। तो कॉलेज लाइफ जो होती है
जितना फन फील्ड है उतना स्ट्रेसिंग भी है जेंजीज के लिए, ये बात फैक्ट है। रिलेटिवली मिलेनियल से ज़्यादा स्ट्रेसिंग है। यस ओके, तो मैम आपके अकॉर्डिंग मैं दो ऐसे चेंजेस जानना चाहूँगा फ्रॉम अ प्रोफेसर पर्सपेक्टिव कि ये दो चेंजेस अगर करंट एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड किए जाएं या इम्प्रूव किए जाएं ताकि स्टूडेंट्स की और सपोर्ट हो सके। दो चेंजेस जो मैं कहूँगी दैट इज, एक तो जो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो जो है, मतलब स्टूडेंट्स पर फैकल्टी जितना दिया जाता है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, राइट, स्पेशली इन प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक फैकल्टी के ऊपर आपने अगर 70 से 80 बच्चे, और कुछ कुछ कॉलेजेस में आई हैव इवन सीन इवन ओवर 100 स्टूडेंट्स इन वन क्लास, एक फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, तो ना तो फैकल्टी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर पाएगा, ना ही बच्चे स्टूडेंट्स फैकल्टी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो उस चीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो आ ही नहीं सकती फिर उस वाली चीज में, राइट। वो लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग नहीं इसमें इंक्लूड कर पाएंगे। तो एक तो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ना जो मेंटोरशिप और पर्सनल काउंसलर एक कॉलेज के अंदर होना, और प्रोफेशनली जो इसको कर रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट क्रिएट करना, जो एक एक्चुअली कॉग्निटिव साइकोलॉजी का या मतलब क्रिटिकल साइकोलॉजी का कोई बंदा होना चाहिए, राइट, कोई प्रोफेशनल होना चाहिए कॉलेजेस में, मतलब, और कोई नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सारे होने चाहिए जिससे बच्चे जाके अपनी बात कर सके, राइट। क्योंकि पढ़ाई और मतलब करियर बिल्डिंग इज अ 50% गेम, 50% गेम इज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इन कॉलेज लाइफ। तो उसके लिए एक कोई ऐसा विंडो कॉलेज के अंदर होना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये दो चीजें इंक्लूड करना है। ओके, तो मैम जैसे हम किसी सीनियर से बात करते हैं या पेरेंट्स से ही बात करते हैं, और इवन अगर किसी प्रोफेसर से बात करते हैं, और अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में अगर हम टीचर से ही बात करते हैं, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो है ये 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कॉलेज में जाने वाले हैं, ठीक है, या कॉलेज में है भी, मतलब उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, लेकिन हमें ना रियलाइजेशन बहुत लेट होता है कि यार मतलब एक माइंडसेट और बन जाता है, एक थॉट प्रोसेस ये बन जाता है कि आप पता नहीं किस कॉलेज में आ गए, है ना। तो आप कुछ चीज़ें ऐसी मेंशन करना चाहोगे कि मतलब ये चीज़ें ध्यान में रखो बिफोर एनरोलिंग इन एनी कॉलेज, इन एनी प्राइवेट कॉलेज स्पेसिफिकली। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ना प्राइवेट कॉलेजेस में, कौन से कॉलेज में जा रहे हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट कॉलेजेस, उसका फर्क ना आज की डेट में ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर सारे कॉलेजेस में है, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो सारे कॉलेजेस का ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, एंट्रेंस का लेवल, एंट्रेंस टेस्ट का लेवल ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस का सेम है, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हो, राइट। टीचर्स की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। तो अब जब सारे कॉलेजेस ऑलमोस्ट सेम पेस पे, थोड़ा बहुत 19-20 का किसी में फर्क होगा, तो यहाँ पे काम किसको काम करना है, दैट इज आपको अपनी साइड पे काम करना है। कॉलेज पे बहुत ज्यादा रिलाई ना हो करके आपको अपना जो आपका एक जो 4 साल में जो रिज्यूमे क्रिएट कर रहे हो ना, आप उसके ऊपर काम करना है। आप किस टाइप के प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हो, आपने कितने सर्टिफिकेशन कोर्सेज करे हैं, आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी या नहीं करे, उससे तो कॉलेज आपको रोक नहीं देगा, इस वाली चीज से इनफैक्ट आपको बेनिफिट ही देगा, राइट। तो देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस ऑलमोस्ट सारे सेम पेस पे हैं आज की डेट में, सबका हाल सेम है, राइट। आपको कहाँ पे क्या किस तरीके से अपस्किल करना है, आप किसी भी कॉलेज में घुस जाओ, 4 साल की जर्नी आपकी कैसी है, आप कितना प्रोडक्टिव रहे हो, आपने अपने ऊपर कितना काम करा है उन 4 सालों में, वो ज्यादा मैटर करता है आज की डेट में। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये खुद पे डिपेंड करता है कि हम अपनी 4 साल की जर्नी को किस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं, किस तरीके से उस जर्नी को एंजॉय भी कर रहे हैं और अपने लेवल अप भी कर रहे हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, राइट। तो मैम जैसे मैंने बिगिनिंग में भी मेंशन किया था कि लाइक आपका जो एक स्टूडेंट से कनेक्शन रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लोज रहा है, क्योंकि मैंने मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं ही बात करूं कि मेरे को हेजिटेशन नहीं होती अगर मेरे को कोई बात शेयर करनी हो, राइट। तो और आई एम श्योर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, और जैसे लाइक मैं अगर IMS की बात कर लूँ तो आपने भी मेंशन किया था कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी कनेक्शन में है, राइट। और लाइक वो वाली जो एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है ना, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि जो ये आपका जो स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, वो लाइक आप इतना ज़्यादा मतलब स्टूडेंट मतलब बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करता है, या मतलब होता है ना कि हम हेजिटेशन हो रही है हमें किसी भी टीचर से बात करने में, तो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहूँगा कि वो आप कैसे लाइक मेंटेन कर पा रहे हो, आप कैसे स्टूडेंट को कंफर्टेबल कर देते हो कि वो अपनी बात शेयर कर पाए आपसे।
अगेन वो वाली चीज कि एक तो ये कि दैट आई नेवर ट्राई टू बी परफेक्ट इन फ्रंट ऑफ माई स्टूडेंट्स, राइट. दूसरा, जब भी मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ तो आई जस्ट मेक श्योर दैट आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ एडजेक्टिव टू माई स्टूडेंट. मतलब कि अगर उससे कोई गलती हुई है, वो उसको एड्रेस करने आ रहा है और वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई क्या गलती है, अगर मुझे पता है ना कि ये गलती नहीं है, बहुत बड़ा बवाल करके आया है, मतलब कई ऐसे भी केसेस हुए हैं, तो सबसे बड़ी बात ये कि मुझे इस वाली चीज को ऑलरेडी समझ में आ जाती है, ये वाली चीज कि उसके अंदर ऑब्वियसली ना पहले से ही एक इमोशनल हैवॉक चल रहा है, तो पहले उसको शांत करना है ताकि जो मैं उसको समझाऊं ना वो सुने. कई बार बच्चा बोलने तो आता है लेकिन वो सिर्फ बोलने आता है, वो सुनने नहीं आता. तो पहले के 1 मिनट मेरा ऐसा रहता है कि मैं बिल्कुल उसको शांत करती हूँ. आई जस्ट मेक श्योर कि आई एम नॉट लेटिंग द स्टूडेंट फील अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि ऐसी कौन सी गलती है जो तुम अकेले कर रहे हो भाई. तुम्हारी जैसी गलतियां हर मिनट पे कोई ना कोई दूसरा बच्चा वो कर रहा है. अभी तू गया, दूसरा आएगा फिर सेम बात बोलने, राइट. तो यू आर नॉट द ओनली वन हु इज कमिटिंग दैट मिस्टेक. इनफैक्ट आई हैव आल्सो कमिटेड मेनी मिस्टेक्स इन माय लाइफ. अगर वो गलतियां ना करी होती, उनसे ना सीखा होता तो आज यहाँ ना बैठी होती, राइट. तो यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ इट. आधे लोग दूसरों से बच्चे क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, दूसरे टीचर्स क्या बोलेंगे, ओह माय गॉड तुमने ऐसा कर दिया, राइट. पहले ही उसको ऐसा कर दो कि वो आगे अपनी बात खुल के जो एक्चुअली में करके आया होगा वो बताएगा ही नहीं, राइट. तो उसको पहले कंफर्टेबल रखना बहुत जरूरी है. जब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तब वो सुनने की सिचुएशन में होगा और उस टाइम पे उसको फिर सॉल्यूशंस बताएं, राइट. तो दो चीज है. I myself never try to be perfect in front of the students, although I know that I know better than him, still, right. दूसरी बात ये कि उसको ashamed feel ना कराएं, उसका जो शेल है उसकी रिस्पेक्ट करी जाए. तो गाइज हमने काफ़ी सारी बातें करी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, लेकिन अब हम बात करेंगे कॉलेज रिलेशनशिप के बारे में, जो कि एक बहुत ही मस्ट नीडेड टॉपिक है और बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है. तो मैम से जानेंगे, रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं रिलेशनशिप के ऊपर, एक जनरल रिलेशनशिप के ऊपर. तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कॉलेज में रिलेशनशिप में आना इम्पोर्टेंट है या नहीं है आपके अकॉर्डिंग? इम्पोर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट. आई वुड एडवाइज दैट. और तब तक नहीं है इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप में आना जब तक आपके पास ये 3 इंडिपेंडेंस नहीं आ जाती है. कौन सी इंडिपेंडेंस? नंबर 1 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली, नंबर 2 फिजिकल इंडिपेंडेंस, एंड नंबर 3 इमोशनल इंडिपेंडेंस. मतलब आप फाइनेंशियली, फिजिकली और इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, राइट. मतलब आपके इमोशनल रिमोट कंट्रोल जो है आपका वो आपके हाथ में है. आपकी फिजिकल नीड्स जो है वो आप किसी एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप उस चीज के ऊपर यू हैव अ ओन रिलेशनशिप विद योर बॉडी, राइट. नंबर 3 दैट इज योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. पैसे के लिए आप किसी के लिए इंडिपेंडेंट नहीं हो कि भाई पेरेंट्स नहीं तो ये है मेरे साथ में, या किसी के गिफ्ट से आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, चाहे वो लड़का गिफ्ट कर रहा है आपको या चाहे लड़की गिफ्ट कर रही है, राइट. तो अगर वो, क्योंकि ये 3 जो है ना, ये 3 है नीड्स. अगर इस चीज के लिए आप किसी के साथ में हो तो आप अपनी नीड फुलफिल कर रहे हो. जब आपके पास इन तीनों चीजों की इंडिपेंडेंस है तो वो जो बंदा है ना वो आपकी वांट है, वो आपकी नीड नहीं है, राइट. और इन तीनों नीड्स को एकम्प्लिश करने के लिए, इन तीनों पैरामीटर्स की इंडिपेंडेंस लेने में पूरी कॉलेज लाइफ निकल जाती है ऑलमोस्ट, राइट. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रूशियल एज है इतनी ज्यादा, इस टाइम पे रिलेशनशिप इज नॉट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी. ओके. तो लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अब जैसे सोशल मीडिया है और आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पे, और आई एम श्योर कि काफ़ी स्टूडेंट्स आपको रीच आउट भी करते होंगे वाया सोशल मीडिया. तो क्या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है मतलब इस जनरेशन पे या अभी के जो स्टूडेंट्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट है लाइक सोशल मीडिया का? लाइक आई एम श्योर नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, ठीक है. तो मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में ज़्यादा बात करो. कुछ इम्पैक्ट नहीं, सारा इम्पैक्ट ही सोशल मीडिया का है बच्चों के ऊपर, राइट. चाहे अब जैसे क्लास में टीचर्स को रील्स सुनने को मिल जाती है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे, आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कॉलेजेस का, स्पीकर्स लगे हुए हैं क्लासरूम में, तो वो क्लास में बच्चे चला देते हैं जूस पिला दो मुसम्मी का, राइट. ये सारी चीजें बहुत ही वाहियात रील्स भी, मतलब कई बार बच्चे मिसचीफ करते हैं. कैंटीन में किसी से बात कर रहे हैं तो चाहे वो जोक्स क्रैक करना है, चाहे वो किसी को ट्रोल करना है, चाहे वो नेटवर्किंग करना है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का स्टूडेंट्स के ऊपर, राइट. दैट सी इवन आई एम कनेक्टिंग विद माय स्टूडेंट्स वाया व्हाट,
वाया सोशल मीडिया, राइट? या बट या नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इस चीज का, बिकॉज आज की डेट में इस चीज को वी हैव टू माइंड इट दैट बच्चे ना खाना से ज्यादा कंटेंट खा रहे हैं तो उसको सैचुरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप का कंटेंट आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, क्योंकि समवेयर और दी अदर 60% 70% रिफ्लेक्शन जो है ना आपकी पर्सनालिटी में आज के टाइम पे वो सोशल मीडिया का ही है कि आप किन किन प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है और उसका बहुत ज्यादा कॉशियस होना भी बहुत जरूरी है बच्चों को। राइट। तो मैम जैसे हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो एक टर्म आती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, राइट? तो काफ़ी लोगों से सुना है कि मतलब चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में 4 लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आपके क्या व्यूज़ हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आना नेगेटिव है या पॉजिटिव है? लाइक पॉजिटिव क्यों और नेगेटिव क्यों? यार मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, वो तभी वर्क करेगा जब सामने वाला इंसान आपकी वांट है, आपकी नीड नहीं, राइट? मैं अगेन इस वाली चीज पे एम्फसाइज करना चाहूंगी, राइट? जब आप अपने आप में बहुत ज्यादा अकम्प्लिश हो तो जो भी व्हाटएवर लाइफ पार्टनर यू आर चूजिंग whomsoever it is, it will be a wise choice, राइट? आप डाउटफुल थोड़ा कम रहोगे फिर उस वाली चीज। ऑब्वियसली आगे चल के अगर कोई नई पिक्चर क्रिएट हो जाती है देन दैट इज अ डिफरेंट केस, बट इनिशियल स्टेज पे जब आप बिगिन कर रहे हो उस वाली चीज को तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट। जब आपके पास वो 3 इंडिपेंडेंस आ जाती है, राइट? तो आप पूरा अपने खुद से एक रिलेशनशिप क्रिएट करके अपने साथ आप अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो अगर, तो उसका कोई भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड यू विल बी एबल टू हैंडल अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऑल्सो अंटिल एंड अनलेस यू इन योरसेल्फ आर वेरी स्ट्रांग, राइट? तो वो बंदा भी आपको लूज आउट करने से बहुत ज्यादा डरेगा कि यार ये इतना वेल एस्टैब्लिश है, बहुत अच्छा इंसान है मेरी लाइफ में, आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिम, राइट? और आपको भी किसी को खोने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई मैंने किसी को लूज आउट कर दिया अगर आपको कोई छोड़ भी दे तो। ओके। जैसे आपने लिव इन रिलेशनशिप की बात करी तो आपके क्या व्यूज़ हैं कि अभी जैसे इंडियन सोसाइटी में कि जो लाइक रिलेशनशिप में ना एक चीज़ और आ जाती है कि चलो लिव इन में रहते हैं, ठीक है? तो आपके क्या व्यूज़ हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है लिव इन में रहना? या शादी से पहले लाइक लिव इन में रहना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? थोड़ा सा ओल्ड स्कूल साउंड कर सकता है, राइट? आई पर्सनली डू नॉट अप्रूव ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स, राइट? बिकॉज स्पेशली दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दी कॉलेज स्टूडेंट्स ओनली, राइट? कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं कभी भी लिव इन रिलेशनशिप के लिए एडवाइस नहीं दूंगी, बिकॉज जब आप किसी इंसान के साथ सारे टाइम रह रहे हो और आप उसके साथ रोमांटिक वे में इन्वॉल्व हो, तो जब वो डिटैचमेंट वाला फेज आएगा ना, जो कि आता ही है 90% केसेस में, साल 2 साल बाद आंखें खुलती कि नहीं यार दिस इज नॉट द पर्सन आई वांट। क्यों? क्योंकि आप खुद भी इवॉल्व हो रहे हो। जब आप इम्प्रूव हो रहे हो तो आपकी नीड्स भी शिफ्ट होती हैं, आपका विजन भी चेंज हो जाता है, और अगर वो बंदा वहाँ पे स्टैंड नहीं कर रहा है साथ में तो आप डेविएट होना शुरू हो जाते हो, राइट? तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो तो वो डिटैचमेंट होना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये वाली चीज आती है मैंने तेरे लिए ये किया, ठीक है, और मैंने ऑब्वियसली दैट पर्सन नोज ईच एंड एवरी इन एंड आउट ऑफ यू, राइट? तो उस चीज से मेंटली ग्रो करना ना, थोड़ा सा मूव ऑन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, राइट? इन ऑर्डर टू हैंडल डिटैचमेंट्स, सेपरेशंस वेल, यू शुड अवॉइड लिव इन रिलेशनशिप्स। एक और पॉइंट है लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड, राइट? कि अगर आप कहीं ना कहीं जब आप किसी के साथ सारे टाइम हो, राइट? मतलब आप वही इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर यू आर लिविंग अंडर अ सेम रूफ, राइट? तो कहीं ना आपका जो एक जो ग्रोथ है ना वो कहीं ना कहीं एंगल्ड हो जाता है उस साथ वाले इंसान के साथ। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आपके सेल्फ का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हो रहा है, बहुत ज्यादा वो साथ वाले बंदे पे डिपेंडेड है। आप अपने डिसीजंस जो है ना वो उसके हिसाब से लेना शुरू कर देते हो, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज में भी आप लात मारते हो आने वाले टाइम पे जो आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी। तो वो बहुत ज्यादा डिपेंडेड हो जाते हैं आपके डेली लाइफ के डिसीजंस पे, तो आपके सेल्फ का इवोल्यूशन जो है ना वो बहुत हैम्पर होता है। तो यू शुड कॉलेज लाइफ में कॉलेज स्टूडेंट्स शुड अवॉइड लिव इन रिलेशनशिप। मैम जैसे आपने 2 बार मेंशन किया स्पेसिफिकली कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आपने क्या एडवाइस किया, तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि कॉलेज के बाद लाइक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं, राइट? कि किसी की जॉब लग गई, कोई किस फील्ड में चला गया, कोई किसी डोमेन में चला गया,
तो क्या लिव इन रिलेशनशिप ठीक रहेगा अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं? यार जबरदस्ती लिव इन में ही रहना है। अब तो खैर मेरी जॉब लग गई है, अब तो मैं उसी के साथ रहूंगी, ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आती है। राइट, तब भी आपकी प्रायोरिटी आपका करियर ही होना चाहिए। कि अभी तो जॉब लगी है ना, अभी तो ग्रो करोगे। अगर इंसान को लगता है कि कॉलेज के बाद उसकी जॉब लग गई और वहां से करियर की शुरुआत हो गई है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा एक गलत थॉट है। राइट, आपको कम से कम 1-1.5-2 साल बाद जाके समझ में आता है कि अच्छा करियर को मुझे किस तरीके से अभी आगे मूव आउट करना है। राइट, तभी भी आप बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग स्टेज पे ही हो। राइट, तो एकदम से कॉलेज स्टूडेंट्स की जैसी जॉब लग गई है तो उनके दिमाग में सिर्फ लिव इन नहीं, उनके दिमाग में ये भी पॉइंट आता है बहुत ज्यादा कि नाउ आई एम फ्री, नाउ आई विल एंजॉय माई लाइफ। देन ऑल्सो आप ये वाली चीज देखो, तब भी आप पीछे जा रहे हो। राइट, आप जो है ना वो रिवर्स गियर ही मार रहे हो लाइफ का, आप ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे हो अभी। राइट, बिकॉज सारे टाइम पे ही लाइफ में यूफोरिया रहे अगर, तो फिर भी आप मतलब आप ग्रो नहीं कर पाओगे। राइट, तो ये वाली चीज है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा खासा सेटल हो चुके हो, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हार्म मैं अपने आप को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या गलती करते हैं। अब जैसे बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में आने के लिए प्रॉपर, ऑब्वियसली फॉर दैट यू नीड एन अपार्टमेंट, यू नीड एन अकोमोडेशन, राइट, अ सेपरेट अकोमोडेशन। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो स्पेशली, तो मेरे ख्याल से कहीं पे भी 15-20-25 हजार से नीचे का फ्लैट कहीं पे भी नहीं मिलता है 2 BHK रेंट पे अगर हम लोग लेते हैं तो। राइट, तो आप ये वाली चीज देखो, सिर्फ एक उस लिव इन रिलेशनशिप को एंजॉय करने के लिए आप अपनी इनकम का मेजर पार्ट जो है वो अकोमोडेशन में लगा दे रहे हो। राइट, तो वहां पे भी आप बर्बादी ही कर रहे हो। राइट, और कहीं ना कहीं मुझे एक चीज ये भी लगती है कि यू आर एबल टू नो अ पर्सन बेटर फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, तो आप ना एक मल्टीट्यूडनल विजन लेके चलते हो, जहां आप सारे टाइम एक इंसान के साथ में हो ना, तो कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल कर्टन आ ही जाता है, एंड यू आर वेरी अफ्रेड ऑफ लूजिंग आउट ऑन दैट पर्सन। राइट, तो थोड़ा सा सेल्फिश साउंड कर सकती है ये वाली चीज। राइट, बट व्हेन इट कम्स टू अपने बारे में सोचना, तो लिव इन रिलेशनशिप में जब आप होते हो ना, तो आपकी सोचने की क्षमता मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम हो जाती है। राइट, तो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो वाली चीज भी। राइट, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप इज ऑल्सो एक्सपेंसिव भाई, एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू मैनेज योर फाइनेंसेस इन दैट मैनर। राइट, कि अब वो आप कितना ही डिवाइड कर लो, आप अपना पोर्शन सिर्फ और सिर्फ उस लिव इन रिलेशनशिप को रहने के लिए, हाँ वो भी 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, या मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि कोई एक बंदा या तो लड़का या लड़की ही पे कर रही होती है कहीं ना कहीं दूसरे को। आप वो टूटेगा रिलेशन आगे चल के, जब आपको लगेगा ना कि भाई ये बंदा जो है एज अ लाइबिलिटी है, एज एन एसेट नहीं है अभी मेरे साथ में, तो वो रिलेशनशिप टूटेगा ही आगे चल के। और फिर वही डिटैचमेंट वाले ड्रामे, ये सारी चीजें होंगी, फिर आप इमोशनल ट्रॉमा में चले जाओगे। तो अवॉइड ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग मतलब अवॉइड करना चाहिए, राइट? Yes. अच्छा, आपके अकॉर्डिंग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के साइंस क्या है? टॉक्सिक रिलेशनशिप इज नंबर 1 व्हेन योर पार्टनर, ईदर इफ इट इज योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड, जो भी है, राइट, इफ नंबर 1 ही इज ट्राइंग टू टेरिटराइज यू। मतलब कि तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर माइन। सुनने में बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन अगर आप इसको क्रिटिकली देखो ना थोड़ा सा, यू आर ओनली माइन। मतलब somewhere or the other that person is trying to terrorize you, right? That nobody has bloody any kind of right on you, right? तो वो कहीं ना वो एक प्रोटेक्शन जो है ना वो पोजेसिवनेस में बदल जाती है, एंड दैट बिकम्स अनहेल्दी। तो गर्ल्स स्पेशली बी वेयर व्हेन somebody tries to say that you are only mine, that is you have to मतलब थोड़ा सा उस टाइम पे संभल जाओ भाई। It's a biggest red flag according to you. Yeah, it's a red flag. Also, it doesn't mean that all the boys out there have an access to you. ये भी चीज नहीं है, आपको उस चीज का भी ध्यान रखना, आपको उस इंसान की इज्जत भी करनी है कि आप जिसके साथ में हो, भाई ठीक है, आई हैव एन इमोशनल एंगल विद दिस पर्सन, एंड भाई मेरी कुछ चीजें जो है वो सिर्फ इसके साथ रिजर्व है, वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। दैट इज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। ये आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग अ बॉयफ्रेंड, तो किसी भी लड़के से बात करनी है, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल साउंड कर सकता है ये, बट क्योंकि मुझसे मेरा विजन मांगा गया है तो मैं अपना विजन रख रही हूँ, राइट? मतलब सीधा ही आप साइड हग इज ओके मे बी, राइट, बट सीधा ही लिपट जा रहे हो किसी और लड़के से, वो दैट इज नॉनसेंस भाई, सीधी सी बात है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, योर मैन,
मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसी लड़की के साथ रहना चाहिए आपको, सीधी सी बात, राइट? चाहे वो लड़का भी है अगर साथ में, अगर लड़की भी कह रही तूने इसको ऐसे मतलब कैसे वो कर दिया, मतलब हर छोटी बात पे कलेश कर देना। लड़कियां जो होती हैं, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज दी सोशल कंडीशनिंग ऑफ फीमेल्स इन द इंडियन सोसाइटी इज एज सच दैट वो बहुत ज्यादा ना डिपेंडेंट रहती हैं लड़के के ऊपर, चाहे वो इमोशनल हो गया, चाहे वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस हो गया, राइट, चाहे वो फिजिकल डिपेंडेंस हो गया, वट एवर इट इज, राइट। तो अगर आप ये वाली चीज देखो कि लड़की जो, और एक ना रिलेशनशिप में ये वाली चीज बहुत टॉक्सिक होती है, तू कहाँ जा रहा है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तूने ये क्यों नहीं, या तो खुद से ही आपका कम्युनिकेशन इतना क्लियर होना चाहिए, खुद ही बता दो कि मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, और लड़की को उस वाली चीज के ऊपर या लड़के को उस वाली चीज के ऊपर कलेश नहीं बचाना चाहिए, राइट, कि भाई आप इधर क्यों जा रहे हो, आप उधर क्यों जा रहे हो, बिकॉज अ पर्सन वांट्स टू एक्सप्लोर हिज ओन लाइफ ऑल्सो, although you are a very important and integral part of his or her life, but please make sure आपको भी समझना चाहिए इस वाली चीज को कि उसकी खुद की भी एक लाइफ है, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, वरना आपको बहुत जल्दी आउट कर देगा वो, या आउट कर देगी वो आपको अपनी लाइफ से, अगर आप उसके लिए टॉक्सिक बनोगे तो, राइट। तो वो बैलेंस मेंटेन करके रखना, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, हर छोटी बात पे कलेश मचाना, राइट। एंड ऑब्वियसली बात, इफ एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन बीइंग फिजिकल, राइट, आपकी लव लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप है अगर, देन इट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग, राइट, यू हैव टू सी टू दैट ऑल्सो। ओके, आपके अकॉर्डिंग व्हाट मेक्स अ गाय स्टैंड आउट इन अ क्राउड, लाइक आपके मैं पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा फ्रॉम अ वुमन पर्सपेक्टिव, कि हाँ ये एक इंसान है, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, कि लाइक जैसा आपने बोला था कि नीड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, या वांट्स पे डिपेंड करता है, तो आपके अकॉर्डिंग कि एक पूरा क्राउड है, आपके अकॉर्डिंग एक क्या स्टैंड आउट करता है एक गाय को? ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीज जब हम लोग अगर दूर से किसी को देख रहे हैं उसके बाद सेकंड स्टेज बात करने के बाद देन हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो सिर्फ लड़का नहीं, ये चीज लड़की के ऊपर भी लागू होती है, बी इट अ गर्ल बी इट अ बॉय। नंबर 1, योर अपीयरेंस, इट रियली मैटर्स, एंड अपीयरेंस में अगर आपको पता है भगवान ने जैसी शक्ल दी है, आप उसको उसके साथ कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं कि जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, वो वाली चीज नहीं। हाइजीन मेंटेन करके रखना, बेसिक ग्रूमिंग, राइट, द वे यू आर ड्रेस्ड, राइट, ये चीज बहुत मैटर करती है। आप चाहे कितना ही इस वाली चीज को अंडर एस्टिमेट कर लो, बट येस, dress is the address of a man. You should know how to carry yourself. Secondly, your communication skills, right, the way you are communicating. आप communication में कितना clarity है आपकी, कितना आप confident हो, आप intellectually कितना sound हो, self के साथ और surrounding के साथ aware हो या नहीं हो, ये 4 चीजें जो हैं मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, योर अपीयरेंस, द वे यू आर कैरिंग योरसेल्फ, दैट इज बैक्ड बाय योर फिजिकल फिटनेस। सेकंड, थर्ड, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो योर इंटेलेक्ट्स। ये 4 चीजें जो है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनके हार्ट ब्रेक्स हो गए हैं, मतलब जैसे हम रिलेशनशिप में होते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम फिगर आउट कर रहे होते हैं चीज़ें, तो बहुत हनीमून पीरियड होता है कि सामने वाला हमें लाइक बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी बार क्या होता है कि हम बहुत चीज़ें अंडर एस्टिमेट भी कर देते हैं, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग कि एक ब्रेकअप से कैसे कोप करे एक कॉलेज स्टूडेंट? या देखो, जो पहला रिलेशनशिप जब हमारा टूटता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मूव ऑन करना, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम है, वो हार्ट ब्रेक का एक्सपीरियंस भी फर्स्ट टाइम होता है हम लोगों का, राइट। तो उस वाली चीज में तो ऑब्वियसली एक इमोशनल सपोर्ट को लेना साथ में वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट, जिसमें यू शुड बी हैविंग समबडी टू टॉक टू, राइट, जो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मेंटोर, और अगर वो मेंटोर और वो दोस्त आपके पेरेंट्स ही है तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। मैं हमेशा एडवाइस यही करूंगी कि सबसे पहले पेरेंट्स से जाके बात करो, राइट। दूसरी बात ये मुझे ऐसा लगता है जो बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको, जो मुझे भी पर्सनली जिस चीज ने बहुत ज्यादा हेल्प करा है, दैट इज योर वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट। ओके, ट्रस्ट मी, इट रियली हेल्प्स, राइट, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। हिट द जिम, डू रिगरस वर्कआउट, कार्डियो करिए, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करिए जाके, राइट। फिर उसके बाद जब आप एक बार उसमें आ जाते हो ना, तो आपका ना मतलब फंक्शनिंग इस तरीके से हो जाती है ब्रेन की, क्योंकि
जिम है, जिम में अच्छा म्यूजिक चल रहा है, मिरर्स लगे हुए हैं, आप अपने आप को देख रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, यू आर सीइंग दैट स्कोप ऑफ इम्प्रूविंग कि नहीं यार ये थोड़ी है जिंदगी, बहुत सारी चीजें हैं अभी, राइट? वो चीज है। ट्रैवलिंग ऑल्सो हेल्प्स, मुझे ऐसा लगता है। रीडिंग हेल्प्स एंड ऑल्सो मेडिटेशन भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएटली आप अभी ब्रेकअप हुआ है, आप उस इमोशनल ट्रॉमा में और बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, आप और ज्यादा उसमें चले जाओगे, राइट? तो वाली चीज नहीं है। तो उसको, उस ट्रैक को एकदम से हम लोगों को चेंज करना है, ठीक है? दैट इज पहले स्लो डाउन एंड फिर हम डिफरेंट ट्रैक पे आएंगे। दैट इज दैट। और वो जो ट्रैक चेंज होता है ना, वो फिजिकल फिटनेस से होता है। मुझे पर्सनली फिजिकल फिटनेस ने बहुत ज्यादा हेल्प किया था, बिकॉज ये सारे इश्यूज हर बंदे की लाइफ में होते हैं, रिलेशनशिप्स में, ठीक है? तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि भाई गो फॉर फिजिकल फिटनेस रिजीम। आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। वीक में एटलीस्ट 4 से 5 दिन आप जिम जाने चाहिए मिनिमम। आप डेली कम से कम, ज्यादा नहीं तो 40-50 मिनट्स का वर्कआउट का सेशन तो आपका होना चाहिए। इट रियली हेल्प्स व्हेन यू सी द चेंजेस इन योर बॉडी, व्हेन यू सी द चेंजेस इन योर फिजिकल अपीयरेंस, दैट रियली गिव्स यू कॉन्फिडेंस and that gives you a mindset that no, this was not the only person I was living for. I have to live for myself also, because you have started working on you ना, तो it helps. Okay. मैं आपको बता दूं कि एक बहुत सेपरेट सेक्शन रखा है मैंने, जैसे आपने फिजिकल फिटनेस की बात करी, क्योंकि मैंने आपकी काफ़ी सारी रील्स देखी थी जिम वाली, ठीक है? तो हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी लाइक आप लोगों को पता होगा कि एक अतुल सुभाष की न्यूज़ चल रही थी, जो कि एक इंजीनियर है, और लाइक आई एम श्योर आपने भी देखी होगी। तो उसमें क्या था कि जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने काफ़ी सारे फॉल्स केसेस लगाए थे, ठीक है? तो मैं ये सोच रहा था, लाइक जब मैं आ रहा था मैम के घर, तो मैं सोच रहा था कि मैम से ज़रूर पूछूं ये वाले क्वेश्चन कि आपके क्या व्यूज़ हैं कि जब आपने उस न्यूज़ के बारे में सुना, और ऐसे चलो एक तो ये न्यूज़ है जो बाहर निकल के आ गई, और ऐसे मेरे ख्याल से इंडिया में, और अगर मैं इंडिया भी मेंशन ना करूँ, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही होती हैं कि फॉल्स केसेस लगा दिए, इवन फॉल्स रेप केसेस लगा दिए, ठीक है? तो आपके क्या व्यूज़ हैं? जब आपने वो न्यूज़ पढ़ी थी तो आपके दिमाग में एकदम क्या आया था कि मतलब मैं एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, राइट? और इसके पीछे रीजंस जो हैं वो बहुत सारे हैं, राइट? दैट इज ठीक है, एक मतलब मैरिज एज अ सिस्टम, ठीक है? देन आवर जुडिशियल सिस्टम, then how people perceive divorce, right? That is an issue. फिर डिवोर्स से रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर, राइट? अब इसमें 2 केस है। डिवोर्स का दूसरा डीड डाउरी, ठीक है? या तो वो लगाओगे या रेमिटेंस चलेगा, राइट? ये सारे इश्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा। तो मतलब मुझे लगता है कि चीजें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसीलिए फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि वुमेन्स के लिए काफ़ी सारे रूल्स हैं, लेकिन लॉज हैं, लेकिन मेंस के लिए इतने लॉज नहीं हैं? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मैं ट्विटर पे या रेडिट पे पोस्ट पढ़ रहा था, स्पेसिफिकली अगर मैं अतुल सुभाष के केस के बारे में बात करूँ, तो उसमें तमाम लड़कों के कमेंट्स थे, बहुत सारे ट्वीट थे कि यार मतलब लड़कियों के लिए लॉ एंड ऑर्डर है, लड़कों के लिए नहीं है। तो ऐसा आपको लगता है कि मतलब लड़कियों के लिए ज़्यादा लॉज बने हुए हैं, क्योंकि हर जगह लड़कियों की ज़्यादा बात सुनी जाती है? तो आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? एक सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि लड़कियों के लिए ही लॉज क्यों बने थे? किसी ना किसी को तो नीड लगी होगी ना उस वाली चीज़ की, राइट? हाँ, इस वाली चीज़ के ऊपर हम लोगों को लॉज को रिफ्रेम करने की बहुत ज़रूरत है। एक चेक रखना बहुत ज़रूरी है, राइट? कि भाई उस लॉज को जो है भाई एक्सप्लॉइट तो नहीं करा जा रहा है, उस लॉ, एक पर्टिकुलर लॉ को। अगर भाई किसी टाइप के, चाहे वो मतलब डाउरी से रिलेटेड हो गया, डिवोर्स से, रेमिटेंस से रिलेटेड कोई लॉ हो गया, राइट? तो मिसयूज होना, उससे भी ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए लॉ को मिसयूज करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है, राइट? ऑल्सो अब ये सवाल कि लॉ होने चाहिए फीमेल्स के लिए या नहीं होने चाहिए, मुझे लगता है अभी भी सोसाइटी जो है उस स्तर पे है कि फीमेल्स के लिए हम लोगों को लॉज की नीड है। अच्छा। अतुल सुभाष वाला केस जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव केस है, राइट? मेरा इंक्लिनेशन जो है वो अतुल के टुवर्ड्स ही है, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, जो भी हुआ वो गलत था। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई ही क्योंकि choosing death was the only resort, was the last resort for that person, right? तो ये वाली चीज तो है ही obviously। कहीं ना कहीं एक जो स्यूडो फेमिनिस्ट जो बैठी हुई है सिस्टम में,
राइट, चाहे वो नॉर्मल सोसाइटी में हो, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, कहीं पे भी हो। मुझे लगता है कि हर रियल फेमिनिस्ट की पहली लड़ाई जो है वो सूडो फेमिनिस्ट से है, जिसको फेमिनिज्म का एफ नहीं पता। राइट, ठीक है। तो ये इसीलिए जो एक्चुअली नीड है ना विमेन राइट्स की और इन सारी चीजों के ऊपर, इसीलिए फेमिनिज्म से रिलेटेड इतना ज्यादा हेट्रेड मिल रहा है अब। राइट, अगर खुल के कोई लड़की इस चीज को क्लेम कर दे आज की डेट में दैट यस आई सी माई सेल्फ एज अ फेमिनिस्ट, उसको वही क्रिटिसिज्म मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है दैट इज दोस स्यूडो फेमिनिस्ट, लॉज को मिसयूज करने वाले लोग। सूडो फेमिनिस्ट से आपका क्या मतलब है? आप स्यूडो फेमिनिस्ट से ये मतलब है नकली फेमिनिस्ट। स्यूडो मींस आर्टिफिशियल, जिनको फेमिनिज्म नहीं पता है, लॉज को मिसयूज करने वाले। मिसएंड्रिस्ट भी मीन फीमेल्स हु हेट मेन। Feminism never says that we hate men. Feminism never says that we are equal to men. Okay. Right? Feminism never says that men are equal to women. Feminism says men and women are equal. There is a difference. Right? तो it is a normal equal rights movement है ये, एक normal that is for both the genders. Right? And मतलब बहुत ही बड़ा डिस्कशन हो जाएगा इसके ऊपर, एक सेपरेट हम लोग पॉडकास्ट कर सकते हैं फेमिनिज्म से रिलेटेड। बट यहाँ अभी जो रियल लड़ाई जो है ना हम लोगों की, जितनी मिजोजिनी के खिलाफ हमारी अगर लड़ाई है ना, तो कहीं ना कहीं स्यूडो फेमिनिज्म के खिलाफ भी लड़ाई उठाना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, कि भाई तुम्हें नहीं पता तो तुम चुप रहो। राइट, एटलीस्ट जो जितनी इतने सालों की मेहनत आई है, जिसकी वजह से विडो रीमैरिज शुरू हुआ, जिसकी वजह से फीमेल का पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ, जिसकी वजह से वोटिंग राइट्स मिले, जिसकी वजह से भाई इक्वल वेजेस फीमेल्स को मिल रही हैं, वो सब फेमिनिज्म की वजह से ही मिल रही हैं। राइट, बिकॉज वी वर द वन हु वाज रेजिंग आवर वॉइस इन द राइट मैनर। लेकिन ये जो स्यूडो फेमिनिज्म आया उसकी वजह से ये अतुल सुभाष जैसे केसेस हो रहे हैं। तो जितनी लड़ाई हमारी अपने राइट्स के लिए है, उतनी ही लड़ाई ऐसी जितने भी ये स्यूडो फेमिनिस्ट बैठे हुए, चाहे मेल है या फीमेल है, उनके खिलाफ भी है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, हम जब इतनी सारी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही फैंसी टर्म जेनजी में पर्टिकुलरली आती है, हुकअप कल्चर। राइट, कि हुकअप कल्चर हमारी वाली जनरेशन जो जेनजी वाली है वो ज़्यादा तवज्जो दे रही है। राइट, कि लाइक यार थोड़ा ना एक काम करते हैं कि रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, थोड़ा फिगर आउट कर लेते हैं कि यार हम एक दूसरे के लिए बने या नहीं बने हैं। तो ऑन ऑफ कि यार जब तक मन है, जब तक साथ में, अगर मन नहीं करेगा तो डिटैच हो जाएंगे। तो लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ और नोटिस करी गई है कि जब दो लोग साथ में होते हैं तो दोनों में से या तो लड़का या लड़की एक दूसरे की तरफ फॉलो आउट कर ही लेते हैं, है ना। तो अब क्या है कि जिसने अटैचमेंट नहीं रखी वो तो बच गया, और जिसने अटैचमेंट रखी वो फिर उसी चीज़ में कि यार मैं खाना नहीं खाऊंगी या खाना नहीं खाऊंगा, या मेरा इन चीज़ों में मन नहीं लग रहा, मतलब इस तरीके की चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग कि हुकअप कल्चर जो है ना, कि चलो यार फिजिकल हो जाते हैं, है ना, रिलेशनशिप रखना ही नहीं है, या रिलेशनशिप रखते हैं तो कुछ टाइम के लिए रखते हैं, या रिलेशनशिप रखते हैं तो तुम और किसी को भी मतलब एक्सप्लोर करती रहना। यहाँ पे एक्सप्लोर का स्पेसिफिकली मतलब ये है कि और लड़कों को या और लड़की को एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो आपके व्यूज़ क्या हैं इस चीज़ पर, हुकअप कल्चर पे क्या व्यूज़ हैं आपके? मेरे लिए मतलब ये वाली चीज़ आई हैव नेवर सीन दिस थिंग टू बी यू नो वेरी प्रोडक्टिव तो नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से मैं इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में नहीं देखती हूँ हुकअप कल्चर को। राइट, द रीजन बीइंग आई फील दैट दिस इज अ वेरी सेक्रेड बॉन्ड दैट पीपल आर क्रिएटिंग। राइट, इवन इफ यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स तो वो एक पर्टिकुलर मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, मतलब क्योंकि द पॉइंट इज दैट इन एवरी मूवमेंट यू आर क्रिएटिंग अ मेमोरी। नाउ द पॉइंट इज दैट अब वो मेमोरी जो है वो स्टोर तो रहेगी, अब जब वो बंदा नहीं है अगर आपकी लाइफ में, तो क्या आप उस मेमोरी को डिलीट कर पाओगे? अब उस मेमोरी का पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है आपके ऊपर, क्या आ रहा है? दूसरा ये वाली चीज, अगर आप किसी से जैसे ये वन नाइट स्टैंड्स, हुकअप्स, ये सारी चीजें जो होती हैं, कितना जाना है आपने उस इंसान को, आपको क्या पता आप आने वाले टाइम पे इस वाली चीज के कितने नेगेटिव, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। सामने वाले इंसान उस वाली चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। राइट, आपके ऊपर इस चीज का क्या इमोशनल इम्पैक्ट आ सकता है। तो जैसे अभी तुमने खुद ही बोला कि भाई एक बंदा है जो इंसान इमोशनली अटैच हो सकता है उस वाली चीज के, स्पेशली इफ इट इज हैपनिंग रिपीटेडली। राइट, सिचुएशनशिप, हुकअप, व्हाटएवर इट इज। राइट, तो इमोशनल
ड्रेनिंग तो है ना हाँ। उस वाली चीज में, हाँ। राइट? तो फिर उस वाली मतलब वही वाली चीज, सांप के मुंह में हाथ मारना ही क्यों, मगरमच्छ के मुंह में हाथ मारना ही क्यों है हमको, राइट? तो यही वाली चीज है कि जितना सेल्फ कंट्रोल हम कर सकते हैं इनसाइड, चलो आई नो पीपल आर बॉल्स ऑफ एनर्जीज एट दिस एज, राइट? बट द पॉइंट इज ठीक है, मतलब कि भाई बहुत सारी चीजें क्लैरिटी है हमारे हाँ। बीच में, हम बस इसी चीज के लिए बहुत क्लियर है, नहीं होते भाई, यू आर ह्यूमन बींग्स, राइट? कहीं ना कहीं वो वाली चीजें, पॉजिटिवनेस और वो सारी चीजें क्रिएट हो जाती हैं, और अगर नहीं हो रही हैं देन देयर इज अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क दैट एक वो जो ह्यूमन ग्राउंड्स जो आपके अंदर क्रिएट होते हैं, कहीं आप उससे डेविएट तो नहीं हो रहे, क्या बनते जा रहे हो, राइट? एग्जैक्टली, मतलब मैं आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एन आंटी ओवर हियर, राइट? बट या दिस इज ट्रू, भाई आप इंसान हो, आपको अटैचमेंट होगी उस वाले इंसान से, अगर नहीं हो रही है देन इट इज अ क्वेश्चन मार्क, राइट? फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, ठीक है? और आप अपने आप को इमोशनली वल्नरेबल बना रहे हो थ्रू हुकअप्स, राइट? तो यू शुड अवॉइड इट। बहुत सारे और मेडिकल रीजंस भी होते हैं, इफ यू आर हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, कौन बंदा क्या हाइजीन मेंटेन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, भाई किसी का क्या पता, आप यू कैन कोई बीमारी आप अपने आप को लगा सकते हो, राइट? और मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों से ना सामने वाले इंसान की जो एनर्जी भी है ना वो भी आपके अंदर आती है। व्हेन यू आर हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आल्सो। अब वो अगर सामने वाले इंसान की एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन आप सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड हो उसके फिजिकल अपीयरेंस से, तो आप उस नेगेटिव एनर्जी को भी तो अट्रैक्ट करो ना अपने अंदर, आप ये वाली चीज भी देखो, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि इट शुड बी अवॉइडेड। मैं ना रेडिट पे एक पोस्ट पढ़ रहा था इंडियन मैरिजेस के ऊपर, तो उसमें ना 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए, मैंने सोचा कि आपसे पूछता हूँ कि लड़कियां ना ये कह रही थी कि इंडियन मैरिजेस लाइक इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए इंडियन मैरिजेस में, क्योंकि अगर हम स्टैट्स उठा के देखें तो इंडियन मैरिजेस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है कंपैरेटिवली, अगर हम वर्ल्ड में अगर कहीं कंपैरिजन करें तो एक पर्सपेक्टिव ये था, लड़की बोल रही थी कि इतना नहीं करना चाहिए, ठीक है? और लड़के का पर्सपेक्टिव ये था कि यार अगर लव मैरिज करते हैं तो लड़की का कहीं ना कहीं कम पैसा खर्च होता है, कि यार मतलब वो वाली चीज़ हो जाती है ना, आप समझ भी पा रहे होंगे। तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर कि इंडियन मैरिजेस इवॉल्व कर रही हैं या नहीं कर रही, तो क्यों नहीं कर रही, या कर रही हैं तो किस लेवल तक कर रही हैं और किस लेवल तक होना चाहिए बेसिकली? और इसमें सेकंड क्वेश्चन ये है कि इतना जो इंडियन मैरिजेस में पैसा खर्च हो रहा है, तो क्या ये सही है क्या गलत है आपके अकॉर्डिंग? मुझे ऐसा लगता है कि खर्चा करना शुड नॉट बी एन इशू अंटिल एंड अनलेस यू आर एबल टू अफोर्ड इट। ओके। अगर आप पर्टिकुलर शादी करने के लिए लोन ले रहे हो, ठीक है, जस्ट टू यू नो मेक इट अ बिग फैट इंडियन वेडिंग, देन इट इज एन इशू, राइट? अगर जितना बजट है आप उस हिसाब से शादी करिए आप, ठीक है? मतलब इंडियन सोसाइटी में शादी जो है एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, मतलब मुझे लगता है कि अगर सबसे बड़ा त्योहार इंडिया में अगर कोई है तो वो शादी है, ठीक है? तो चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, एवरीवन गेट्स क्रेजी, योर कजिन्स, एवरीबॉडी, राइट? तो एंजॉयमेंट में अगर यू आर एबल टू अफोर्ड इट, आप एंजॉय करना चाहते हो, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। डाउरी हैज ऑलवेज बी एन इशू, राइट? कि लड़की की शादी इसलिए नहीं हो रही है, उसको इस बात के ताने मिल रहे कि तुमने तो क्या गाड़ी लेकर आई हो, तुम गाड़ी तो दिया नहीं, इतना कैश दिया, ये दिया। बहुत सारे सोशल मीडिया पे इनफैक्ट हमने अब ये रील्स भी देखे कि लड़के मना कर देते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। तो उस चीज में अगर आप ऐसा खर्च कर रहे हो कि भाई अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं सब लोग उस वाली चीज को, क्योंकि वो भाई मोमेंट होता है सब लोगों का, देन दैट इज नॉट एन इशू आई फील, अंटिल एंड अनलेस यू आर एबल टू अफोर्ड इट। ओके। इफ यू आर मतलब सिर्फ लड़के का पेट भरने के लिए कि हमारी बेटी को आगे चल के ताने ना मिले, इसलिए भाई हम अच्छा खासा दहेज दे के भेजें, क्योंकि जिसको देने हैं ना वो हर पॉइंट पे देगा, आप उसको नहीं रोक सकते। तो उससे बेटर ये है कि अगर आपके पास है ही पैसा तो भाई एक कोई ना कोई आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी उस लड़की को दे दो, उसके मतलब उसी पैसे में भाई, अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर 1 करोड़ रुपए शादी में लगा रहे हो, 60-70 लाख रुपए शादी में लगा रहे हो, तो उसका 50% जो है आप कोई ना कोई भाई जमीन जायदाद दे दो उस लड़की को, कि अगर कहीं नहीं तो यार वो अपने घर में तो है, अपने फ्लैट में तो एक फ्लैट दे दो उसको, आप उसको कोई दुकान दे दो जिसका रेंट आ रहा है, आप वहाँ पे उसको हेल्प कर सकते हो, राइट? ये वाली चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि big fat Indian wedding, until and unless you are able to afford it, it should not be an issue.
वाइज एलोकेशन ऑफ मनी, आप कहाँ पे उसको लगा रहे हो पैसे को, उस वाली चीज के बारे में थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। ठीक है, बट या एकदम मतलब दूसरों को दिखाने के लिए या ससुराल वालों को या ऑपोजिट जो वाली पार्टी है उसको खुश करने के लिए नदी की तरह बहा दे रहे हो, कर्जे में आ जा रहे हो शादी के लिए, दैट इज अ नॉनसेंस, राइट। तो उस वाली चीज का ध्यान रखना। जैसे मैम हमने सोशल मीडिया की बात करी थी तो काफ़ी सारी बात करी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। एक और चीज़ चलती है, जैसे हम इंडियन मैरिजेस की बात कर रहे थे कि एक रील थी जिसमें लड़का बोलता है कि यार ये दहेज थोड़ी है, अगर गाड़ी ले रहा हूँ तो उसमें तुम बैठोगे, ठीक है, अगर एसी आ रहा है तो वो भी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तो ऑफिस चले जाऊँगा। तो ये परसेप्शन बन जाता है कि लव मैरिज में दहेज नहीं मिलेगा और अरेंज मैरिज कर लो तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और इसको ना एज अ दहेज या एज अ डाउरी कंसिडर नहीं करते, एज अ गिफ्ट कंसिडर करते हैं फादर इन लॉ का। तो आपका क्या परसेप्शन है कि ये जो इम्पैक्ट डाल रहा है स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या इम्पैक्ट कर रहा है नेगेटिवली? मतलब मैं चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालो। प्रकाश किस तरीके से डाले हम लोग इस चीज़ के ऊपर? यार रील्स का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर ना। अगर ये वाली चीज़ अगर कोई बोल रहा है कि भाई हम अपनी बेटी को दे रहे हैं या ये वाली चीज़ है, तो यार ऐसा तो है नहीं ना कि अगर बेटी है उस पर बेटी सोएगी, बेटी के साथ कौन सोएगा? तुम ही सोओगे साथ में। ऐसा तो है नहीं कि जब तक बेटी है घर में, तुम ऑफिस में हो, एसी दिया है अगर, तो बेटी एसी यूज कर रही है और तू जब आ जाता है शाम को तो एसी बंद हो जाता है, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो इट इज नॉट लाइक दैट, समवेयर और द अदर वही वाली चीज़ है कि आप तमीज से दहेज मांग रहे हो, थोड़ा सा ये वाली चीज़ है एक तरीके से। ठीक है, बात ये वाली चीज़ है कि कहीं ना चाहे सोशल मीडिया पे आप रील बना रहे हो, आप जोक्स क्रैक कर रहे हो, व्हाटएवर इट इज, कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट होता है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, राइट। तो आप ये वाली चीज़ देखो, कहीं मेरे जोक से चाहे वो कितना ही लाइट जोक हो, आपका इंटेंशन 1% भी ना हो ऐसा, तो इन्फ्लुएंसर्स को भी ना थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप एक आइडियोलॉजी को प्रमोट या अनइंटेंशनली आप आगे बढ़ा सकते हो, या कोई नैरेटिव सेट हो सकता है आपकी बात से, राइट। कि जैसे अभी आपने बोला कि भाई लव मैरिज है तो भाई है ना, क्या कहते हैं, मतलब दहेज नहीं मिलेगा, अरेंज मैरिज है तो दहेज मिलेगा, राइट। तो क्या मतलब दहेज की चाह तो आप बढ़ा ही रहे हो ना, चाहे जोक्स के थ्रू या किसी भी थ्रू, राइट। तो ये वाली चीज़ है, आप अपने आप में इतना ज़्यादा सक्षम होना चाहिए लड़का और लड़की को कि यार सारी चीज़ों को अपने खुद से ही आप लोग, मतलब अपनी शादी को भी आप खुद ही फाइनेंस कर पाओ, ठीक है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन ना रहे। जो लड़की अगर अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्षम है तो जो भी उसके मतलब इन लॉ फैमिली होगी वो भी बहुत होल हार्टेडली उसको वेलकम करेंगे, वो एज एन एसेट जा रही है उनकी फैमिली में, एज ए लाइबिलिटी नहीं जा रही है, राइट। और लड़का भी अगर सक्षम है साथ में, तो लड़की के लिए के जो घर वाले हैं वो भी उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमारी लड़की है, अगर उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है तो लड़का है संभालने के लिए, राइट। अगर लड़के को भाई कोई प्रॉब्लम आ जा रही है तो लड़की है संभालने के लिए। इस चीज के ऊपर फोकस ज्यादा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अंधा पैसा फूकना ही है अगर पेरेंट्स को, तो एजुकेशन पे फूको, राइट। ये वाली चीज है। तो हाँ, मतलब आए दिन न्यूज़ आती है कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, और मैं अगर जेंडर स्पेसिफाई भी ना करूं कि मतलब स्टूडेंट्स में ही नहीं होता, मतलब यार जैसे हम अतुल सुभाष वाली न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो आज के इस सोसाइटी में मेन कॉजेज़ क्या हैं लोनलीनेस के, कि मतलब आपके अकॉर्डिंग ये मेन कॉजेज़ हैं? अकेलापन। मुझे ऐसा लगता है कि अकेलेपन का रीज़न ये है, नंबर 1 ये लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव, ठीक है। दूसरा ये योर कंपनी। ओके। अब कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली जब बच्चा एडमिशन ले रहा है, छोटे टाउन से आया है, उसने वो कल्चर नहीं देखा। अब जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे मिक्स्ड क्राउड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा क्राउड भी है जो बहुत ही ज्यादा मतलब फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस लोग हैं, जो बहुत ज्यादा साउंड लोग हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं उनसे कोप अप करने के लिए लोन लेके भी पढ़ रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है सारी साइड, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उधर, आपका सर्कल भी फिर ऐसा ही क्रिएट होगा। आप छोटे टाउन से हो, आपके साथ के जितने भी सारे लोग हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर कहीं ना कहीं आता है। क्यों? क्योंकि वी आर लिविंग फॉर सोशल वैलिडेशन, राइट। कि भाई ठीक है, मुझे कितना उसमें मान रहे हैं, उसके अंदर वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप रहेगा कहीं ना कहीं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ना जब वो कनेक्ट नहीं कर पाता है, तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि लोनलीनेस क्रिएट हो जाती है, राइट। दूसरा एक ये रीजन भी है कि भाई
अगर बच्चा घर पे भी अपने घर में भी अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा मेजर इशू है, मैं एक्सटेंसिवली बात करना चाहती हूँ इस वाले टॉपिक के ऊपर आने वाले टाइम पे भी, अपनी पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल्स के भी मैं करती भी हूँ बात, दैट इज if you are having a very 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 strong relationship with your parents, with your family, I don't think you will feel lonely. Number one, right. Number one, your relationship with yourself. Secondly, your relationship with your family, right? That has to be very strong. Okay. अगर वो नहीं है तो आपको lonely feel होता है, मुझे ऐसा लगता है, right? अगर और हर चीज का solution मुझे ऐसा लगता है self love ही है, राइट? अगर आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, आप अपने सपनों के ऊपर, आप अपनी बॉडी के ऊपर, आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, आप अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, फोकस्ड हो, तो आप ग्रो करते हो इवेंचुअली, और बहुत ज्यादा लाइफ के सोशल फैक्टर्स जो है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको अफेक्ट नहीं करते, राइट? क्योंकि आप यू आर इन दैट रेस, यू आर इन दैट हसल, आपके पास टाइम ही नहीं है उस वाली चीज को सोचने के लिए। मेरे पास ना एक लिंक्डइन पे डीएम आया था, और स्पेसिफिकली क्या था कि अतुल सुभाष वाली मैंने पोस्ट की थी लिंक्डइन पे, तो उस पर अच्छे खासे लाइक व्यूज़ थे, 2.5-3 लाख व्यूज़ आए थे। तो उसमें एक स्टूडेंट का जो कि अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, उसने क्वेश्चन पूछा था, मैनी स्टूडेंट्स टर्न टू अल्कोहल और स्मोकिंग एज अ वे टू डील विद स्ट्रेस, लाइक व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस कोपिंग मैकेनिज्म? यार मुझे ऐसा लगता है कि अगेन दैट इज नॉट अ सोल्यूशन. They turn into alcohol and smoking and whatever it is, take it through into drug abuse. But is that a solution? It is not a solution. It is again an escapism. Right. कहीं तो आओगे घूम के वापस फिर, right? तो सॉल्व नहीं कर रहे हो आप, एस्केप कर रहे हो उस वाली चीज को, तो वो प्रॉब्लम तो वो है ना उधर, राइट? आप इनफैक्ट अपनी हेल्थ पे और दे बैठ रहे हो उन सारी चीजों से, और आप परेशान होके दारू पी रहे हो, दारू पीना भी एंजॉय नहीं कर रहे हो ना फिर। ये वाली चीज है ना। अभी वाली चीज देखो, नंबर वन, ये स्टूडेंट्स जो हैं, आई डोंट थिंक एट अ पर्टिकुलर एज, सिंस यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पेरेंट्स से कब तक ही दारू का पैसा मांगोगे आप, राइट? अब खुल के अगर वो खुद ही पिला रहे हैं अपने बच्चों को कि भाई नहीं तू ब्लू लेवल ही पिया, मेरे पापा दिलाते, मुझे इस टाइप के बच्चे ना मुझे कभी समझ में आए ना आते, प्रोडक्टिव तो आप नहीं हो, फिर यू आर डिफरेंट कैटेगरी, राइट? द पॉइंट इज, अगर बच्चा इन सारी चीजों के अंदर डेल्व कर रहा है, अपनी फिजिकल हेल्थ पे दे रहा है अपने आप को, अब इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए, एक बहुत बड़ा ना ट्रैप क्रिएट हो जाता है इन सारी चीजों से। अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताती हूँ। माय रियल ब्रदर, ही इज स्टडीइंग इनटू वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन ग्रेटर नोएडा, राइट? एंड वहाँ पे उसके साथ ये वाली चीज हुई थी। उसका अभी कॉलेज के लिए उसको एक फोन दिलाया था हमने, 15 प्रो फोन दिलाया था, राइट? तो वहाँ पे भाई ठीक है, फाइनेंशियली साउंड बच्चे हैं, काफी हर टाइप का क्राउड है उधर, उसका फोन चोरी हो जाता है, ठीक है? अब हम लोग भी परेशान कि यार एकदम से ऐसे कैसे चोरी हो गया बाहर खड़े होके। तो उस जो फोन चोरी करा था उसके ही बहुत क्लोज फ्रेंड ने चोरी करा था फोन। वो तो मेरा थोड़ा सा, मैंने आई जस्ट कनेक्टेड द डॉट्स एंड आई मेड इट आउट, फोन इसी के पास है। अपनी रिवर्स साइकोलॉजी लगा के हमने वो फोन निकलवाया उससे, राइट? मैंने उससे बस एक रीजन पूछा कि क्या रीजन था। मैंने कहा यू सीम टू बी वेरी डिसेंट स्टूडेंट, ठीक है? आगरा का स्टूडेंट था वो, बच्चा था, तो उसने ही फोन चुराया था। ही कन्फेस्ड ऑल्सो, बहुत प्रेशर क्रिएट करने के बाद कि FIR होगा, ये होगा, करियर से धो बैठेगा, ये बैठेगा, राइट? तो हमने फिर उसके बाद वो पता चला, तो रीजन जो था वो पता चला कि रीजन था दैट इज कर्जा। उसके ऊपर 1.5-2 लाख का कुछ कर्जा था। वो कर्जा किस चीज का था? दारू का। क्लबिंग कर रहे हैं, राइट? फिर उसके बाद भाई फ्रेंड्स के साथ पी रहे हो, अगर आप किसी की पी रहे हो कल को आपको भी पिलानी पड़ेगी उसको खरीद के, क्योंकि फिर आपको वो वाली चीज भी तो, आपको प्रेस्टीज भी तो मेंटेन करनी है ना, राइट? तो उस चीज के लिए आप देखो, देयर इज अ ट्रैप दैट यू आर गेटिंग इनटू, राइट? तो ये वाली चीज है, चाहे वो एंजॉयमेंट है या कुछ भी है, मतलब एवरीथिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड विद रिस्ट्रेंट, और हर चीज को एक सेकंड थॉट देना बहुत जरूरी है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये मेरी आदत तो नहीं बनती जा रही है, और आदत अगर बन रही है तो मैं किस ट्रैक पे हूँ, और ना बोलने में मुझे क्या शर्म आ रही है भाई, राइट? ये बहुत, इस चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अल्कोहल, स्मोकिंग एंड एवरीथिंग, इट इज गोइंग टू वर्सन अप द सिचुएशन, इट इज नेवर गोइंग टू हेल्प। इफ एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इज अनडाउटेडली फिजिकल फिटनेस, अच्छा खाना, ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज करना। जब आप चेंजेस देखते हो, यू ऑलरेडी स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, वहीं से एम्पावरमेंट होनी शुरू हो जाती है और सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं,
बोलते हैं ना हेल्दी माइंड है, तो मेंटल प्रॉब्लम है ना, ये मेंटल इशू है जो भाई मेंटल इशू इनफैक्ट मतलब एक तरीके से स्ट्रेस में हो ना, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो आप उस चीज के ऊपर काम करो ना फिर। ओके जैसे हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं मैम, तो ऐसा एक टॉपिक है जो हम एज अ इंडिविजुअल फील करते हैं कि बहुत अशेम्ड फील करते हैं, राइट, कि जैसे मास्टरबेशन है, ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं लाइक वो एज अ इसको दूसरी तरीके से लेते हैं कि यार मतलब थोड़ा सा अशेम फील कर रहे हैं और क्या ये चीज़ गलत है, और मतलब इतनी प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है अगर हम गूगल भी करते हैं, ठीक है, तो लाइक आपके अकॉर्डिंग क्या ये चीज़ गलत है या सही है? सही है तो सही क्यों है और गलत है तो गलत क्यों है? आपके अकॉर्डिंग क्या है, लाइक इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? I feel I don't think there is something to be feel ashamed of it, right? It is your body. You have full right to experiment with it. You have full right to know your body. Okay. Obviously, and at this age, there is a genuine hormonal constitution that is going on in your body. You can't help with it. दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना, दूसरे की लाइफ खराब करना, दूसरे को उस नीड को फुलफिल करने से यूज करने से तो बेटर ही है, राइट? तो हाँ, नाउ द पॉइंट इज इफ यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन इट, मुझे ऐसा लगता है कि एक फेज ना ऐसा आता है जब आपको इस वाली चीज की आदत लग जाती है, राइट? बहुत सारे बच्चे आते हैं इस वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, बी इट इफ इट इज अ यू नो मेल स्टूडेंट और इवन अ फीमेल स्टूडेंट, राइट? तो दे हैव डिस्कस्ड विद मी दीज टॉपिक्स आल्सो, ऑब्वियसली on a you know in a personal corner, right? अभी खुल के कभी बात नहीं करी इस वाली चीज के ऊपर, बट यार मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ashamed फील करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है इस वाली चीज पे। आप इस वाली चीज को सोचो, मैं किसी और की लाइफ खराब नहीं कर रहा हूँ इसकी वजह से, राइट? लेकिन obviously you should be having this much of sense that there is a boundary to everything, that should be, if you are seeking pleasure for something that is fine, it is a basic human right, but the point is अगर आप इस वाली चीज की आदत में जा रहे हो then that is a problem, right? अगर मैं अगेन इस वाली चीज में बोलूंगी, जो चीज आपको हेल्प करेगी that is number one keeping yourself extremely busy, right? बट ठीक है, आप कुछ थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर सकते हो, तो उसमें फिजिकल फिटनेस जो है आपका, एक वर्कआउट का रिजीम जो है आपका, वो बहुत हेल्प करता है, ओके, राइट? Right, so there is nothing to feel ashamed of it, right? It is better than spoiling a life of somebody else's life, right? And मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है until and unless यही एक लाइफ नहीं बन गई आपकी, ठीक है, कि सुबह उठने से पहले और रात तक आप सिर्फ एक ही चीज में अगर बिल्कुल ही पागल हो गए हो किसी चीज के ऊपर, then you need to think about it that मैं किस ट्रैक पे हूँ, राइट? आपको ये वाली चीज का रियलाइजेशन अगर हो गया है कि हाँ व्हाटएवर आई एम डूइंग इट इज रॉन्ग, राइट? देन यू शुड बी गूगल पे यार देयर आर अ लॉट ऑफ सेक्स एजुकेटर्स आउट देयर, ठीक है? आप अच्छे लोगों को फॉलो करो जो राइट एडवाइस आपको देते हैं, आप उनको फॉलो करो, राइट? देयर इज नो हार्म इन एक्सपेरिमेंटिंग विद योर बॉडी, इन नोइंग योर बॉडी, इट इज योर बेसिक राइट, राइट? बट द पॉइंट इज दैट यस एवरीथिंग शुड बी प्रैक्टिस विद रिस्ट्रेंट, यू शुड बी नोइंग द लिमिट, राइट? कि भाई जो चीज जो आपने प्लेजर सीख करने के लिए आपने जो चीज शुरुआत करी थी, अब वो कहीं किसी और डायरेक्शन में तो नहीं चली गई है, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं देखो आपके साथ बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, आपका एकेडमिक हैम्पर होगा इस वाली चीज से, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं ये वाली चीज हेल्प भी करती है आपको, राइट? बट लेकिन अगर आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो कोई भी चीज जो है, मतलब वो बोलते हैं ना कि एबंडेंस में तो अमृत भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के। ओके, लाइक हमने काफ़ी सारी बातें करी, अब मैं ये जो सेक्शन रखा है ना, मैंने स्पेसिफिकली इंक्रीजिंग फोकस के लिए रखा है, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं यंग लोगों के लिए ताकि वो अपना फोकस इंक्रीज कर पाएँ और प्रोडक्टिविटी 2x 3x 5x 10x कर पाएँ। नंबर वन, फोकस इंक्रीज करने में जो बहुत ज्यादा हेल्प करती है चीज, दैट इज रीडिंग, ओके, राइट? चाहे वो आप ई बुक रीड कर रहे हो, चाहे वो आप कोई जर्नल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट? कोई नॉवल हो सकती है, तो वो बहुत हेल्प करती है, राइट? फोकस में फिजिकल वर्कआउट में बहुत बहुत एक्सटेंसिवली बात करती हूँ इस चीज के ऊपर, वो आपको हेल्प करता है काफी ज्यादा। मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन, इट ऑल्सो हेल्प्स, ओके, राइट? या एंड एट द एंड हर चीज का सोल्यूशन आपको मिलता है करने से, तो सिर्फ बातें मत कीजिए, स्टार्ट डूइंग,
राइट, दैट इज कि अगर भाई कि मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगा तो वो आज जो है वो अभी वो बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर सो अब। तो ये वाली चीज है, अभी से आप लोग जो है मतलब स्टार्ट एग्जीक्यूशन पे ज्यादा बोली होनी चाहिए। सारा जोर जो है वो प्लानिंग पे मत लगाओ, एग्जीक्यूट करो। आप ऑल्टर कर सकते हो जब आपको कई चीज आपको करने के बाद समझ में आते हैं कि भाई इस वाली चीज से अच्छा ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, लेकिन यू हैव टू डू अ स्टार्टिंग, यू हैव टू स्टार्ट। ओके, आप जिम करते हो, ठीक है, आपका सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ, तो आपके कुछ टॉप टिप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, और लाइक जिन्होंने कॉलेज भी पास आउट कर लिया, अभी कॉर्पोरेट जॉब्स में है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना कि यार सुबह की 9 to 5 जॉब भी है, या कॉलेज ही मान लो कि 8:30 से या 9 बजे से भी होता है, तो 9 to 5 कॉलेज भी है, तो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर जैसा आपने भी रिकमेंड करा था कि फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, जिम करना चाहिए, या योगा भी बोला था आपने, तो आपके अकॉर्डिंग इस चीज़ को मैनेज कैसे करें, या आप कैसे मैनेज करते हो? लाइक आप भी फुल टाइम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। मेरे साथ 2 साल में मैं बताऊंगी वाली चीज बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था स्टार्टिंग में, बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज अ डायनामिक शिफ्ट इन माय लाइफस्टाइल। तो मैं भी कुछ टाइम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया था, मैं नहीं टाइम दे पा रही थी इस वाली चीज़ का, जिसका इम्पैक्ट भी मेरी बॉडी पे मुझे दिखना शुरू हो गया था। राइट, जो अभी भी मैं उस वाली चीज़ के ऊपर अभी भी काम कर रही हूँ, प्रॉपर शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन द पॉइंट इज कि इफ नॉट रिगरस जिमिंग, तो हर बंदे को कम से कम 10 मिनट तो वो निकाल ही सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगी कि 10 से 15 मिनट भी आप कभी नहीं निकाल सकते लाइफ। 10-15 मिनट्स के डेडिकेटेड स्ट्रेचिंग ही कर लो। अगर आप यूट्यूब पे बढ़िया सी एक वीडियो निकालो कि कौन कौन सी स्ट्रेचिंग हम लोग कर सकते हैं। पॉइंट इज कि बॉडी को हम लोगों को खोलना है, राइट, मतलब उसको एक्टिव करना है बॉडी को, राइट, ताकि वो ब्रेन भी हमारा एक्टिव रहे आने वाले टाइम पे। तो सुबह सुबह उठ के अच्छी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हो आप, राइट, और कुछ नहीं तो नॉर्मल आसन कर सकते हो। अब जैसे मैं एक चेयर पे बैठी होती हूँ, अगर कई बार जैसे सिटिंग आवर्स मेरे बहुत ज्यादा, तो कुर्सी पे बैठे बैठे कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं, तो देयर इज नो हार्म इन इट। फिजिकली स्टेगनेंट नहीं होने चाहिए, आप एक्टिव रहने चाहिए। ये पॉइंट है कि इफ नॉट रिगरस वर्कआउट अगर निकाल पा रहे हो टाइम तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं निकाल पा रहे हो तो एटलीस्ट स्ट्रेचिंग तो आपको करनी चाहिए, या थोड़ा बहुत योगा के आसन जो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं क्योंकि यूट्यूब में, वो तो आपको जरूर करने चाहिए। स्ट्रेस का ना हमारी बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और खासकर स्किन पे भी, ठीक है, तो आपकी लाइक कुछ स्किन केयर टिप्स होंगी? ये ना मुझे एकदम बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ था IMS में। एक मेल आया था मुझे, ऑब्वियसली दैट वाज एन एनोनिमस नाम था वो, मतलब एक फेक आईडी बना के उस बच्चे ने मेल करा था मुझे। अच्छा। और किसी और नाम से, और वो पता नहीं क्यों बड़ा अशेम था पूछने पे। उसने मुझसे पूछा था कि मैम आपकी स्किन बहुत अच्छी है, और मुझे शर्म आ रही है पूछने में, ताकि सब लोग मुझे लड़की टाइप्स ना समझे, आई एम अ बॉय, तो आई वांट टू नो योर स्किन केयर रिजीम, राइट। सो द पॉइंट इज, देखो, गुड स्किन is all related to your gut, mind your words, right? आप क्या खा रहे हो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, ठीक है। जब ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स के अंदर, राइट, उस टाइम पे प्यूबर्टी वाला टाइम डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक गुड स्किन केयर रिजीम, कीपिंग इट क्लीन, कीपिंग इट मॉइस्चराइज्ड, दैट इज द टिप। ऑल्सो वाटर इनटेक आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए, फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स का इनटेक आपका अच्छा खासा होना चाहिए, तो वो नेचुरली दिखता है। अगर आपका पेट साफ है तो आपका स्किन भी साफ रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, राइट। तो व्हाट यू आर ईटिंग, ऑब्वियसली जब आप जितना ज्यादा आप स्वेट करते हो तब भी आपकी स्किन उतना ज्यादा ग्लो करती है, ठीक है। एक तरीके से टॉक्सिक्स रिलीज ही हो रहे हैं आपके शरीर से, राइट, दैट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ गुड स्किन, राइट। दैट इज स्वेटिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सरसाइजिंग, राइट, एंड वाटर इनटेक आपका ज्यादा होना चाहिए, एंड देन योर अ गुड डिसेंट स्किन केयर रिजीम, दैट हेल्प्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन टिप्स से रिगार्डिंग, लाइक आपके कुछ फिटनेस और या स्किन केयर मिथ्स हैं, लाइक जो आप डिबंक करना चाहोगे इस सेगमेंट के थ्रू? मिथ्स बहुत सारे थे, दैट इज वेट लिफ्टिंग जो है या पावर लिफ्टिंग जो है फीमेल्स के लिए नहीं होती है, दैट इज अ मिथ, ठीक है। आपको भाई बॉडी को टोन रखने के लिए लिफ्ट करना ही पड़ेगा, यू हैव टू वेट लिफ्ट। ऑल्सो बॉयज के लिए बोलूंगी मैं ये वाली चीज, बॉयज को लगता है कि बहुत ज्यादा वेट उठाने से ही बॉडी बनती है, राइट, जबकि राइट पोस्चर, राइट अमाउंट ऑफ रेप्स, ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती है मेरे हिसाब से, राइट। बाकी कोई एक जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर होगा वो बेटर एडवाइस दे पाएगा इस वाली चीज पे, बट जितना मैं समझ पाई मैं उस हिसाब से बताऊंगी, या जितना मैंने अपने सर्कल से सीखा है थोड़ा बहुत, मेरे साथ के लोग जो जिम करते हैं उनसे
से थोड़ा बहुत सीखा है, राइट। तो वो यही बोलते हैं कि राइट पॉस्चर, राइट अमाउंट ऑफ रेप्स, राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस, राइट। वो मतलब मुझे लगता है कि मतलब हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मतलब और भी मिथ्स हैं स्किन केयर से रिलेटेड। मिथ मुझे ये लगता है कि दैट इज कि बहुत ज़्यादा ना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लगाने से ही आपका स्किन मेंटेन रहेगा। ये बहुत बड़ा मिथ है, राइट। कई बार ऐसी लड़कियां होती हैं जो मतलब इस वाली चीज़ में अपना पैसा वेस्ट कर देती है बहुत ज़्यादा, राइट। कि भाई नहीं, मुझे यही वाला चीज़। हाँ, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। जितना आप बोटानिकल रख सकते हो तो इट इज़ फाइन, लेकिन बोटानिकल पे आजकल मतलब कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है। एक और मिथ है, दैट इज DIYs। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है, यूट्यूब पे देख लेंगे, कुछ ना कुछ नींबू उठा के रगड़ लिया, बेकिंग सोडा से वाइटनिंग हो जाती है, ये हो जाता है। दीज ऑल आर मिथ्स, ठीक है। आपको कभी भी कोई भी चीज विदाउट उसको डाइल्यूट करके या विदाउट कुछ बेस करके आपको डायरेक्टली फेस पे कुछ नहीं लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नींबू उठा के मुंह पे रगड़ना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा ही उस वाली चीज का। नेगेटिव रिपरकशन बहुत हो जाते हैं जिसको जानने में टाइम लगता है। स्किन एक ऐसी चीज है, एक स्पॉट आ गया वो आता बहुत जल्दी, क्रिएट जल्दी हो जाएगा, लेकिन जानने में टाइम लेता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उस वाली चीज का। एंड मतलब प्रोडक्ट से ज्यादा आपका आहार क्या है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसे रहने वाली है, राइट। तो ये है। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। और मैं मैम से कहना चाहूँगा कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से जो हमें समय दिया, जो कीमती समय दिया, आई एम श्योर व्यूअर्स को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और काफ़ी नॉलेजेबल पॉडकास्ट था। काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हमने बात करी और बहुत ओपनली बात करी और बहुत वोकली बात करी। लाइक आपने मेरे पिछले कुछ पॉडकास्ट सुने होंगे, राइट। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को लाऊं वीडियो में ताकि जो हमारे सोसाइटल इश्यूज़ होते हैं, जो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ होते हैं, तो हम उनको एड्रेस कर पाएँ और वो भी बहुत ब्लंटली कर पाएँ। तो मैंने सोचा कि जिज्ञासा मैम को पॉडकास्ट पे लाते हैं। ऑल्दो हम लाइक काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे चीज़ें, लेकिन कभी मैम का मेजरली बिजी स्केड्यूल रहता ही है तो हमने सोचा कि पॉडकास्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुनकर। लाइक हमने मिस्ट्री राउंड किया, रैपिड फायर राउंड किया और बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स पे हमने बातें करी। तो आई एम श्योर जो यहाँ तक वीडियो देख रहा होगा सबको लाइक बहुत हेल्प मिलेगी। Yeah, in fact, I would like to say, even I enjoyed a lot. You know, this podcast was undoubtedly a journey of self-exploration also. जिसको हम बोल रहे थे, हाँ, debut podcast हम लोग बोल सकते हैं. It's going to be my first podcast, and I enjoyed a lot. And thanks to you as well for considering me worthy of it, for being so considerate. Yeah, and I really enjoyed a lot. Yeah, thank you so much, Yash. इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा हो वीडियो का, आप कमेंट सेक्शन में बताना और जिज्ञासा मैम को टैग करना, ठीक है जो भी उनके सोशल मीडिया के लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए हैं। तो मैम को टैग करना और अपने व्यू शेयर करना कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वीडियो का। तो सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय।